Vandati. So welcome everyone to a new session of देवदीदी स्वाध्याय क्लब एंड इसमें हम लोग वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं और अब हम सुंदरकांड में पहुंचे हैं. Just to tell you that we've completed one whole ग्रंथ, एक पूरा खत्म कर चुके हैं और एक नया शुरू कर चुके हैं. तो देवदीदी फाउंडेशन का ये योगदान है जो सबों को मोटिवेट कर रही है टू गो बैक टू आवर शास्त्रस. एंड आज की कड़ी में एक बहुत ही सुंदर शख्सियत को हम लेके आए हैं हु इज बीन मोटिवेटेड बाय देवदीदी to come and do a synopsis. And she is an ex-banker and she's been a working professional for years and also a law graduate, our very own Neelam Sharma. And she will be doing the synopsis today, who has been motivated by all of us. तो देवदीदी फाउंडेशन का ये जो आयाम है, जो हमारे शास्त्रों को हम सबों से जोड़ने का, अपनी देश की संस्कृति और सभ्यता के लिए जो हम काम कर रहे हैं, it's a wonderful feat that we've been able to achieve with the help of everyone. जब सब लोग जुड़ जाते हैं तो ये बन जाता है. हमारा मकसद इसको स्वाध्याय क्लब बनाना था, ना कि सिर्फ एक या दो लोग आए और अपनी अपनी बात कह के इस ग्रंथ के बारे में, इस शास्त्र के बारे में चले जाएं. सबों को लेते हुए, सबको जोड़ते हुए चलने की यही प्रक्रिया है कि जो हम कर सकते हैं वो सब कर सकते हैं. जैसे हनुमान जी में शक्ति जगाई थी जामवान ने और हनुमान जी ने पूरा का पूरा सागर पार कर लिया और सीता को ढूंढने पहुंच गए, उसी तरीके से हम सबों में असीम शक्ति है, बस जरूरत है उसको पहचानने की. तो देवदीदी फाउंडेशन का ये प्रयास है. आइए आप लोग सब भी उससे जुड़िए. और अब मैं नीलम को इनवाइट करती हूँ. नीलम आइए और अपनी सिनॉप्सिस करिए. थैंक यू सपना जी, थैंक यू वेरी मच. बिल्कुल सही बात है कि मैं कभी इस तरह के रामायण महाभारत या अपने ग्रंथों से नहीं जुड़ी थी, बट आप लोगों से मोटिवेट होकर और आप लोगों को देखकर मैंने ये प्रयास किया और स्वाध्याय की कोशिश आरंभ की है. पिछली बार तक जब तक हम पहुंचे हैं, जहां तक हमने सुंदरकांड किया है, उसमें हनुमान जी समुद्र को लांग मेनाक का आतिथ्य स्वीकार कर सुरसा पर विजय प्राप्त करते हैं और उसके बाद सिंहिका को मारकर वो त्रिकुट पर्वत पर आकर बैठे हैं. इस समय वो बैठकर सूर्यास्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उन्हें प्रतीक्षा है कि जब अंधेरा हो जाएगा तो वो बुद्धिमत्ता से वो अंदर जाएंगे, बिना राक्षसों की पहचान में आए. वो उनका इस समय मकसद केवल सीता को ढूंढना है, इसलिए वो सूर्यास्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं और मन में विचार करते हैं कि मैं एक छोटा रूप धारण कर मैं लंका में प्रवेश करूंगा. जब वो लंका में, इस समय वाल्मीकि जी ने एक बहुत सुंदर शब्द से उनकी प्रशंसा की है. वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमान जी इस समय सत्व गुण का आश्रय ले लंका में प्रवेश कर. तो ये सत्व गुण जो है, ये सब हम क्या प्रकृति की कोई भी क्रिएशन है उनमें यही 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस या तमस गुण. के अंतर केवल ये होता है कि किसी में सत्व ज्यादा है, किसी में रजस ज्यादा है और जिसमें किसी में तमस ज्यादा है. सत्व गुण जो है, सत्व गुण में है पॉजिटिविटी, प्योरिटी, सेल्फ कंट्रोल, डिलाइट, भगवान का चिंतन, हैप्पीनेस, विजडम. जब काम, कूल, क्लियर हेडेड बने, तो जब हम ऐसे काम हो के हैप्पीनेस से किसी दूसरे की मदद करने के लिए कोई कार्य करते हैं, तो वो एक सत्व गुण है. तो इस समय हनुमान जी उन सत्व गुणों को याद कर रहे हैं. ये गुण हर किसी में होते हैं, किसी में ये गुण ज्यादा, सत्व ज्यादा है, किसी में रजस ज्यादा है और किसी में तमस ज्यादा है. ऐसा नहीं है कि कोई भी उन्हीं, ये जो डिफरेंस है हमारे नेचर में, तो प्रकृति के इन 3 गुणों का प्रोपोर्शन अलग है. किसी में सत्व ज्यादा है, किसी में तमस ज्यादा है और किसी में रजस ज्यादा है. और ऐसा नहीं है कि जिस गुणों से हम पैदा हुए हैं या जिन गुणों से हमने अपनी जिंदगी स्टार्ट किया, हम उसी में रहेंगे. अगर हम प्रयास करते हैं, हम उस पे काम करते हैं, हम अपने आप को अच्छे गुणों में ढालना चाहते हैं, तो हम अपने सत्व गुणों को बढ़ा सकते हैं. इसी प्रकार कभी कभी हमारी इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे अंदर एंगर, एंजाइटी, फियर, ये चीजें बढ़ जाती है. इससे हमारा रजस गुण बढ़ जाते हैं. और इन रजस को कंट्रोल करने के लिए जब हम इन पे
अपना काबू करने के लिए हम गलत तरीके का प्रयोग करते हैं तो हमारी नेगेटिविटी, हमारी लेजीनेस ये सब बढ़ती है, तो इससे तमस गुण बढ़ता है। इस समय हनुमान जी अपने रजस गुणों को बढ़ा रहे हैं, रजस गुणों का आश्रय ले रहे हैं। आश्रय लेने का मतलब वो इन पॉजिटिविटी कर रहे हैं, अपने पे एक सेल्फ कंट्रोल करके, अपना हैप्पीनेस, अपनी विजडम का प्रयोग करके वो लंका में प्रवेश करना चाह रहे हैं। सूर्यास्त के समय एक छोटा आकार लेकर वो लंका में प्रवेश करते हैं, और वाल्मीकि जी लंका की बाहर से अभी हनुमान जी लंका का अवलोकन कर रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि अगर हम देखें कि आज की डेट में भी अगर हम ऐसी लंका, जिस तरह वाल्मीकि जी ने लंका का व्याख्यान किया है, अगर हम आज भी देखें तो ऐसी कल्पना आप सोच के बैठिए कि एक समुद्र है, समुद्र ही समुद्र है, चारों ओर समुद्री समुद्र है, समुद्र के बीचों बीच एक टापू है। वो टापू एक पर्वत पे होने की वजह से ऐसा लगता है ऊंचा उठा हुआ है, उसके चारों ओर सोने के चार दीवारी है, सोने के फाटक है। वो फाटक इतने ऊंचे हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसा लग रहा है कि उन फाटकों ने आकाश को अपने ऊपर उठाया हुआ है। उन फाटकों पे हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। ऊपर का फाटक का हिस्सा चांदी से बना है, सफेद होने की वजह से आकाश में घुलता मिलता इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है कि हनुमान जी स्वयं चकित होकर, बहुत आश्चर्यचकित होकर उसको देख रहे हैं। अंदर उन्हें दिख रहा है कि बड़े बड़े राजमार्ग हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े जलाशय हैं। ऐसा करके सोचते हुए, देखते हुए, और वो बहुत हैरानी से उधर देख रहे हैं कि ऐसा कैसे है, और इतनी सुंदर नगरी की उन्होंने कल्पना ही नहीं की है। हीरे मोती के चबूतरे हैं, नीलम चबूतरों पे नीलम लगे हैं, सीढ़ियों पर नीलम लगे हैं, दरवाजों का हिस्सा ऐसे चांदी की तरह चमक रहा है, बड़े सफेद मोतियों से अंदर का हिस्सा जगमगा रहा है, अंदर हंस है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आ रही है सारी तरफ। और वो ऊपर त्रिकुट पर्वत पे होने की वजह से थोड़ी सी ऊपर बहुत ही सुंदर उनको उस तरफ उस समय लंका प्रतीत होती है। तो इस समय हनुमान के मन में, क्योंकि हनुमान इस टाइम एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं और साथ साथ में उन्हें उस पे आगे के भी अपनी प्लानिंग करनी है, तो वो सोच रहे हैं कि इधर इस लंका को बलपूर्वक जीत पाना बहुत मुश्किल होगा। इसमें तो केवल कुमुद, अंगद या सुषेण, विद, सुग्रीव, जामवान या मेरे जैसे ही वानर प्रवेश कर सकते हैं। किसी साधारण वानर के लिए तो इस लंका में प्रवेश ही बहुत मुश्किल होगा। ऐसे सोचते सोचते वो चार दीवारी से कूद कर लंका में जाते हैं। फाटक से नहीं जाते, चार दीवारी से। उस अब चार दीवारी कोई साधारण चार दीवारी नहीं है, वो वही चार दीवारी है जो इतनी ऊंची चार दीवारी है, लेकिन ये हनुमान जी ही हैं जो उसे कूद कर वहां जा सकते हैं। जब वो एक छोटे रूप में ही है अभी, जैसे वो वहां जाते हैं, कूदते हैं, तो एक देवी लंका देवी जिसको कहे, या एक भयानक बहुत भयावह राक्षसी वहां आती है, और वो हनुमान से पूछती है तू कौन है। इतना विकट रूप है उस राक्षसी का, हनुमान जी का भी छोटा रूप है। तो वो हनुमान जी से पूछती है वानर तू कौन है, उनको गलत संबोधनों से उनको पुकारती है और पूछती है तू क्यों है यहाँ, क्यों आया है, तेरा आने का कारण क्या है। हनुमान जी बहुत विनम्रता से उनको बोलते हैं कि मैं आपको सब बताऊंगा, पहले आप मुझे बताइए कि आप कौन है। इस पर वो बताती है कि मेरा नाम लंकनी, लंका देवी। क्या तुम स्वयं मुझे लंका ही कह सकते हो? मैं लंका हूँ और मैं इस लंका की रखवाली करती हूँ। कोई भी मुझे मेरे से बचकर इस लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं स्वयं लंका नगरी हूँ, इसलिए तुम किसी भी ओर से आओगे, तुम अंदर नहीं घुस सकते मुझसे बचकर। हनुमान, और वो ऐसा बोलते बोलते हनुमान जी बहुत विनम्र स्वभाव में उसको जवाब देते हैं कि मेरा यहाँ आने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। मैं तो लंका की प्रशंसा सुनकर, उसके भवन, उसके उपवन, उसकी ऊंची ऊंची इमारतें देखने यहाँ आया हूँ। आप मुझे अंदर जाने दीजिए, जैसे मैं अंदर जाऊंगा उसी तरह मैं बाहर लौट आऊंगा। इस पर लंकनी उसको हंसते हुए उनपे उनको एक थप्पड़ मारती है, जिससे हनुमान जी को भी थोड़ा क्रोध आता है, और हनुमान जी अपने बाएं हाथ की एक मुट्ठी का एक मुक्का हल्का सा बहुत छोटा सा प्रहार लंकनी पे करते हैं। लेकिन वो छोटे से प्रहार से ही वो लंकनी नीचे गिर जाती है और उनमें खून की धारा उनके मुंह से निकलने लगती है। उसकी ये हालत देखकर हनुमान जी को हंसी भी आती है, उन पर दया भी आती है, और
लेकिन तभी अचानक से लंकनी का रूप बदल जाता है। वो उनसे माफी मांगती है, उनसे अपनी उनको धर्म याद दिलाती है कि आप स्त्री पे हाथ नहीं उठा सकते, या आप स्त्री को नहीं मार सकते, आप मुझे मेरी जान मत लीजिए, इस तरह कहती है। और वो बताती है उनको कि मुझे ब्रह्मा ने वर दिया था कि जब तुम किसी वानर के पराक्रम से तुम व्यथित होगी या तुम परेशान होगी, तब तुम समझ लेना कि अब राक्षसों के नाश का समय आ गया है। और अब ये समय मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, और ये राक्षसों के अंत का, पतन का समय आ गया है। उनको प्रणाम करती है, उनको कहती है आप अंदर जाइए, लंका में जाइए, सीता मैया को ढूंढिए और अपना कार्य सिद्ध कीजिए। इसके बाद हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। अंदर आके देखते हैं कि लंका में इतने बड़े बड़े राजमार्ग हैं, जिन राजमार्गों की, जिन हाईवेज की हम आज की डेट में बात करते हैं, वो लंका में उस समय है। इतने बड़े बड़े घर हैं, अनेक अलग अलग प्रकार के घर हैं। घरों से सुंदर पाजेबों की, चूड़ियों की, मंजरों की इनकी आवाजें आ रही हैं। कई घरों से मंत्रों की आवाजें आ रही हैं। कई घरों से राक्षसों की स्वाध्याय की आवाजें आ रही हैं। कई कई जगह से राक्षस हनुमान की स्तुति कर रहे हैं। तो ये लंका इतनी सुंदर है कि हनुमान जी बहुत विस्मित होकर उसको देखते हैं। और एक चीज है, जैसे हनु सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड ही क्यों है? ये जैसे बाल कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, तो इन सब का हमें उनके जो संबोधन से ही पता चलता है कि इस कांड के अंदर क्या होगा। लेकिन सुंदर कांड में ऐसा कोई ऐसा रीजन का क्लियर नहीं है कि ये सुंदर कांड ही को हम सुंदर कांड ही क्यों कहते हैं। इसके अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि लंका 3 पर्वत पे बनी थी। एक था सुबेल पर्वत, एक नील पर्वत और एक सुंदर पर्वत। सुबेल पर्वत वो जगह थी जहां पर युद्ध हुआ था। नील पर्वत वो जगह थी जहां पर ये सब महल बने हुए थे। और सुंदर पर्वत पर अशोक वाटिका थी। तो सुंदर पर्वत की अशोक वाटिका में ही हनुमान जी सीता जी से मिलते हैं। तो इस सुंदर वृत्तांत के लिए इसको सुंदर कांड कहा जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब हनुमान जी छोटे थे तो उनकी माँ उनको सुंदर कह के बुलाती थी। और ये पूरा जो कांड है ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के पराक्रम का, उनके बल का, उनकी बुद्धिमत्ता का, उनके शौर्य का वर्णन है इस पूरे कांड में, इसलिए इसको सुंदर कांड कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस समय वाल्मीकि जी ने जिस सुंदर नगरी की, इतनी सुंदर नगरी की व्याख्या की कि जिसमें सुंदरता ही सुंदरता है, उस इतनी सुंदर नगरी जो आज की डेट में भी हमारी कल्पना से परे है, इस सुंदर नगरी की वजह से ही इस पूरे कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। तो हनुमान जी अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि जगह जगह बड़े बड़े राक्षस उस सुंदर नगरी की रक्षा कर रहे हैं। नगर के मध्य में देखते हैं कि बहुत सारे गुप्तचर हैं जो अलग अलग वेश में, अलग अलग रूप धारण करके नगरी का निरीक्षण कर रहे हैं। कोई बहुत विशाल है, कोई बहुत बोने हैं, कोई बहुत मोटे हैं, कोई बहुत छोटे हैं। और इसके अलावा उन्होंने देखा कि करीबन 1 लाख रावण है जो अंतःपुर की रक्षा कर रहे हैं। अंतःपुर वो स्थान था जहाँ पे रावण और रावण के परिवार के या सेना के बड़े बड़े लोग वो सब रहते थे। तो अंतःपुर का भी फाटक ऐसे सोने का है, ऐसा लगता है जैसे ये पूरा महल स्वर्ग लोक सा उनको प्रतीत होता है। घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज आ रही है, कहीं पे रथ है, कहीं पालकी है, भारी भारी विमान खड़े हैं, सुंदर हाथी हैं, घोड़े हैं, पशु, सुंदर सुंदर पक्षियां हैं। उन पक्षियों की, मयूरों की आवाजें वहां पे आ रही हैं। हजारों राक्षस उसकी रखवाली कर रहे हैं। और इतना सुंदर ऐसा लग रहा है कि जो मणि, जो जवाहरात वहां पे लगे हुए हैं, उनकी किरणें, और ऊपर से चंद्रमा उस पर अपनी रोशनी डाल रहा है, सब कुछ उनको ऐसे जगमगाता हुआ प्रतीत होता है। और यहाँ वाल्मीकि जी सुंदरता का इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने चंद्रमा का इतना सुंदर रूप दिखाया है। ऐसा लग रहा है उन्होंने इस तरह उसकी तुलना की कि जैसे कोई शेर अपनी गुफा के बाहर बैठा है,
अपना रौब दिखाने के लिए या अपनी सुंदरता दिखाने के लिए, या कोई हाथी, मस्त हाथी जंगल में घूम रहा है, या कोई ऐसा राजा जिसको अभी भी राज मिला है, उसकी वो जो शोभा होती है, उस शोभा की तुलना इस समय वो चंद्रमा से करे। हर हर चीज उधर इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, इतनी सुंदर दिखाई दे रही है। भवनों में समृद्धि है, ऐश्वर्य है, मदिरा पान हो रहा है, संगीत बज रहा है, बहुत बहुत कुछ हो रहा है। नायिकाएं ले चंदन का लेप लगा रही हैं। इस सब को देखकर हनुमान जी बहुत चकित होते हैं। तभी हम लोग ये देखते हैं कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है, वहां बहुत उत्कृष्ट बुद्धि के, बहुत तेज बुद्धि के लोग हैं, सुंदर बोलने वाले लोग हैं, बहुत श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, सुंदर रूप रंग वाले भी लोग हैं। जो हमने हमने लंका की क्या कल्पना की थी कि एक लंका है जो इसकी चार दीवारी सोने की है, अंदर बड़े बड़े राक्षस हैं, और जो हम हमेशा रामलीला वगैरह में देखते थे, बस वो जोर जोर से हंस रहे हैं और मदिरा पान कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे वाल्मीकि जी उनका दूसरा रूप भी दिखा रहे हैं कि इतने तेजस्वी राक्षस भी वहां हैं, जिनके सुंदर मनोहर नाम है, और वो श्रद्धा है, भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं। ये सब देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि ऐसे लोग भी लंका में रह रहे हैं, रावण की लंका में ऐसे लोग भी रह रहे हैं। उनकी जो स्त्रियां हैं, उन्होंने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं, बहुत सुंदर आभूषण पहने हैं, अपने अपने प्रेतमों के साथ वो वहां पर है। अब हनुमान जी रात के समय है, तो ऐसा लग रहा है कि आपने किसी के बेडरूम में रात के टाइम में आपने एक कैमरा फिट कर दिया। इस तरह का पूरा वृतांत वाल्मीकि जी इस समय लंका, लंका के भवनों का, लंका की स्त्रियों का, सबका हनुमान वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। रात तब वो राज्य उसके बाद जैसे इस तरह उन्होंने धीरे 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 धीरे, जैसे हम समझे जूम इन करते जा रहे हैं कि पहले लंका को उन्होंने बाहर से उसका विवरण दिया, फिर वो अंदर आए हैं, राजमार्ग, जंगल, उपवन, पशु पक्षी, फिर वो थोड़े और अंदर आए तो वहां पे राजा सतमहले महल है, उनमें वो अंदर प्रवेश करते हैं। तो अंदर का महल भी बहुत अद्भुत है, अद्भुत, इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है कि उनको स्वयं पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। उन्हें लगता है कि ये स्वर्ग लोक है क्या। और यहाँ हाथी है, कहीं पे सोने के दरवाजे हैं, चांदियों से गढ़ी हुई चित्र हैं, और हाथी दांत की मूर्तियां हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। आप आंख बंद करके 1 मिनट के लिए इस तरह का अगर अपने मन में चिंतन करें एक जगह, तो आपका आई थिंक मेडिटेशन का काम होगा, इतनी सुंदर है जगह। तो रावण के घर जाते हैं पहले हनुमान जी, उन्हें वो कोई नहीं मिलता, तो वो उसके आसपास के घरों में जाते हैं, महापाष्ट के, कुंभकर्ण के, विभीषण के, जम्बाली के, सुमाली के, सबकी समृद्धि ऐश्वर्य देखकर वो बिल्कुल आश्चर्यचकित। इतने सुंदर भवन है, हर भवन में मोती, भवनों के बाहर, भवनों के अंदर मोती, पलंग के बिछौने सुंदर है, हर चीज इतनी सुंदर है कि वो हैरान होकर सब कुछ देखते देखते वापस से हनुमान रावण के महल में आते हैं। तो वहां पर सुंदर सुंदर पालकियां हैं, विलास घर है। विलास गृह भी ऐसे हैं, जो रात के विलास गृह अलग है और दिन के विलास गृह अलग है। रत्न, इतने रत्न है कि उन रत्नों पे चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं, और शायद वो रावण का तेज भी वहां था कि हर चीज जगमगा रही है। तभी हनुमान जी की दृष्टि पुष्पक विमान पर पड़ती है। तो हनुमान जी उस पुष्पक विमान पे जाते हैं। वो विमान की, जैसे विमान हमने कभी अपनी कल्पना में सोचा था, शायद हमने जो रामायण देखी या रामलीला देखी, कि एक जैसे हवाई जहाज जितना मैक्सिमम हम सोचते थे इतना है, लेकिन यहाँ जो वाल्मीकि जी जिस पुष्पक विमान का विवरण कर रहे हैं, उस पुष्पक विमान के अंदर महल है, श्वेत महल है, वन है, उपवन है, पोखर है, हीरे, नीलम, चांदी, मूंगों के पशु पक्षी हैं, बहुत सुंदर लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, और उस प्रतिमा पे हाथी उन पे अभिषेक कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो विमान था, पुष्पक विमान था, ये विश्वकर्मा ने ही बनाया था, और ये विमान उन्होंने ब्रह्मा के लिए बनाया था। और ब्रह्मा से कुबेर ने बहुत तपस्या करके, प्रार्थना करके हासिल किया, और रावण ने उसको बलपूर्वक कुबेर से ले लिया था। तो ये जो पुष्पक विमान है, ये हमारे इमेजिनेशन से बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, और उस इतना ऐसा था कि जो आज की डेट में भी हम सोचते हैं कि कोई विमान चलेगा तो उस पर चाबी लगेगी,
लेकिन ये विमान ऐसा था कि जो रावण अपने मन में सोच लेता था कि मुझे वहां जाना है, उसको कुछ नहीं, और वो विमान उनको वहां पहुंचा देता था। इतना हाईटेक कहें या जो भी कहें, वो विमान था जो हमारे एटलीस्ट मैंने ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि इतना बड़ा विमान का कोई कल्पना भी कर सकता है। और इतने हजारों साल पहले वो कल्पना ही अपने आप में बहुत बहुत ही अब जिसके कहना चाहिए ना मानने वाली चीज है कि ऐसी किसी ने कल्पना भी कैसे की। तो पुष्पक विमान देखकर हनुमान जी आगे जाते हैं और रावण की निजी महल में पहुंचते हैं। इस निजी महल को आप उसकी हवेली कहिए, अपना महल कहिए, निवास स्थल को भी कहिए, वो वहां जाते हैं। तो वहां उसके आसपास के आसपास 3 दांतों वाले, जो आज की डेट में शायद अब नहीं है, 3 दांतों वाले या 4 दांतों वाले हाथी उसके चारों ओर उसकी रखवाली कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी राक्षस रानियां हैं उसकी, और अन्य जगह से आई हुई दूसरी राजकन्याएं भी हैं जो उसकी रानियां हैं। तो हनुमान जी, ये जो पुष्पक विमान है ये उस रावण की हवेली में या महल में ही है। और इस महल का उन्होंने विवरण किया है कि वो महल 1 योजन लंबा था और आधा योजन चौड़ा था। 1 योजन का हम अगर हम आज की डेट में हम जिसको हम मानते हैं, तो आप ये मानिए कि 1 योजन मतलब कि 8 मील या 12.8 किलोमीटर। तो वो करीबन 12.8 किलोमीटर लंबा महल और उसका आधा चौड़ा महल था। उस महल के बीच में ही पुष्पक विमान रखा था। तो हनुमान जी जब दोबारा रावण के महल में जाते हैं तो वो उस पुष्पक विमान पर फिर चढ़ते हैं, फिर से उसको देखते हैं, फिर से निहारते हैं। तो उस समय उनको उस पे एक बहुत सुंदर सुंदर उसमें महक आ रही है, खुशबू आ रही है। तो उनको ऐसा लगता है कि वो जो महक है वो उनको बुला रही है। उस महक में इतना अट्रैक्शन है कि उनको लगता है महल उन्हें, वो खुशबू उन्हें ऐसे कह रही है, इधर चले आओ, इधर चले जाओ, चले आओ। और रावण उस हनुमान जी उस खुशबू जिधर उन्हें डायरेक्ट कर रही है, वो उस खुशबू के डायरेक्शन में वहां जाते हैं। तो वहां उनको रावण का निवास स्थल, जहाँ रावण का अपना निवास स्थल है, वहां है वो एक सुंदर सफेद रंग का है, श्वेत निर्मल है। उसे देखकर तो हनुमान जी ऐसे लगने लगते हैं कि मैं शायद गलती से इंद्रलोक में आ गया हूँ या मैं स्वर्ग लोक में आ गया हूँ। उसकी सुंदरता देख के तो उन्हें एक बार तो ये भ्रम होता है कि शायद मुझे परम सिद्धि हो गई है, मतलब कि शायद मैं ब्रह्मलोक में ही आ गया हूँ। सुंदर उस रावण की अपनी जो पर्सनल निवास स्थल को देखकर तो हनुमान जी बहुत ही चकित रह जाते हैं। सोने के दीपक हैं जो एक लाइन में जल रहे हैं, स्त्रियां हैं जो बहुत सुंदर है, सुंदर तो है, लेकिन साथ में जो एक विचित्र चीज उन्हें लगी कि वो बहुत खुश है। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि किसी को भी कोई किसी तरह का कष्ट है। इतनी सारी रानियां जो है वो सब बहुत खुश हैं, सब मदिरा पान कर रही हैं और एक दूसरे के साथ इतना मिलजुल कर रह रही हैं कि उनके कपड़े, उनके वस्त्र सब बिखरे हुए हैं, कोई किसी पर गिरी हुई है, जो जहां पर है वो कोई वीणा बजाती बजाती। अब रात के समय गए हैं तो उन्हें ये सब दिख रहा है कि किसी के कपड़े भी बिखरे हुए हैं, किसी के गहने बिखरे हुए हैं, कोई वीणा बजाती बजाती वहीं सो गई है। और कोई राजकन्याएं हैं, कोई राज ऋषियों की कन्याएं हैं, कोई गंधर्व की कन्याएं हैं, जो सब काम के वश में होकर रावण की पत्नियां बनी हैं। उन्हें कोई भी ऐसी स्त्री नहीं दिखी जिसे देखकर ऐसा लगे या जिसे ये कहा जाए कि वो जबरदस्ती लाई गई है। वहां पर कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जिसको उसकी इच्छा के विरुद्ध वहां लाया गया हो, और या जिसकी इच्छा किसी और पति की हो, या जिसका रावण के अतिरिक्त कोई और पति हो। कोई भी उसमें ऐसी उन्हें स्त्री नहीं दिखी। और एक चीज जो उन्हें दिखी कि हर स्त्री को देख के ऐसे लग रहा था कि वो किसी उत्तम कुल में उत्पन्न हुई स्त्री है। ऐसा नहीं है कि उठाई हुई या कहीं जबरदस्ती हरी हुई। किसी भी स्त्री को देखकर उन्हें ऐसा कोई कुछ प्रतीत नहीं हुआ। फिर हनुमान जी ने रावण का पलंग देखा। रावण के पलंग पे बहुमूल्य बिछोने बिछे हुए, स्त्रियां उनको पंखे से, हाथ के पंखों से हवा कर रही हैं। कोई आसपास बहुत सारी मदिरा पान के बाद वो वहीं सोया हुआ है। और रावण को इतना इस समय जब रावण के विषय में वाल्मीकि जी बता रहे हैं तो उसका वही एक ही सर है और 2 ही हाथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो 10 सर वाला रावण वहां सोया हुआ है। अगर ऐसा कुछ है
तो उसके पास कुछ ऐसी टेक्निक रही होगी जो वो युद्ध के समय शायद अपने 10 सर का यूज करता हो या कुछ इल्यूशन पैदा करता हो। इस समय जब रावण के बेडरूम में, उसके कमरे में उसके सोते हुए जब वाल्मीकि जी उसको बता रहे हैं, तो उसका एक ही सर है और 2 ही हाथ है, और इतना सुंदर वर्णन उनका किया है। उसकी इतनी चौड़ी छाती है, इतनी सुंदर भुजाएं हैं, लाल आंखें हैं। ऐसा लग रहा है, उसको देख के उन्होंने उसकी कल्पना की कि जैसे गंगा, एक गंगा जहाँ बहुत गहरी गंगा है, उसमें कोई हाथी मजे से सो रहा है। बहुत बहुत अच्छा, जिसको देख के रावण हनुमान जी बहुत प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, बहुत तरह की स्त्रियों का, उनके वस्त्रों का, उनके आभूषण का यहाँ वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। लेकिन तभी हनुमान जी देखते हैं एक स्त्री है जो बहुत सुंदर है और जो इन सब से हटकर एक अलग पलंग पर सो रही है। वो स्त्री को भी देखकर हनुमान जी बहुत चकित होते हैं। बहुत सुंदर है, उसमें से सोने जैसी आभा उसमें ऐसी टपक रही है। तो हनुमान जी को एक बार लगता है कि यही वो है जिनकी खोज में वो आया, वो इधर तक आए हैं, और वो बहुत खुश होते हैं कि उनको सीता मिल गई। एक बार वो खुश होते हैं, लेकिन फिर वो बैठ के जब विचार अपने, ये वो सब विचार अपने ही मन में कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में हनुमान जी बहुत तरह के विचार उनके मन में आते हैं। वो उनको फिर दोबारा से उनको इवेल्युएट करते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो शायद ठीक है या नहीं है। तो इस समय भी उनके मन में ये विचार आता है कि ये शायद सीता है। असल में वो सीता नहीं, वो मंदोदरी थी। मंदोदरी का भी वर्णन बहुत सुंदर किया है वाल्मीकि जी ने। पर थोड़ी देर विचार करने के बाद हनुमान जी सोचते हैं कि नहीं, ये सीता नहीं हो सकती। सीता राम से बिछुड़कर इस तरह, इस दशा में इसने आराम से नहीं सो सकती। और वो फिर से अपनी सीता की खोज जारी रखते हैं। वो रावण के बाकी हिस्सों में जाते हैं, उसकी मधुशाला में जाते हैं जहाँ वो मदिरा पान हो रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर दिखाया। ऐसा नहीं है कि जैसे मदिरा या मधुशाला एक ही तरह की शराब जिसको हम कहें कि नहीं, वो वाल्मीकि जी ने बहुत तरह के, अलग अलग तरह के वहाँ मांस है जिसको अलग अलग तरह से पकाया जा रहा है। मदिरा अलग अलग तरह की मदिरा है। कोई शहद से बनी मदिरा है, कोई फूलों से बनी मदिरा है, कोई फलों से बनी मदिरा है। मतलब मदिरा इतना ऐश्वर्य, इतना समृद्धि, इतने भोग विलास उस महल में है कि जिसको देखकर हनुमान जी बहुत चकित हो जाते हैं। वो पूरा अंतपुर छान मारते हैं, उनको कहीं सीता नहीं मिलती। थक कर वो बैठ जाते हैं। उनके मन में ये भी विचार आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जो ये सब इन स्त्रियों को देखा, उनको मैंने इस हाल में देखा है, उनकी जब वो सो रही हैं, उनकी अलग अलग अवस्थाओं में मैंने देखा, एक पराई, इतनी पराई स्त्रियों को देखा। इससे तो मेरे तो धर्म का बिल्कुल ही विनाश हो गया, अत्यंत विनाश ही हो गया मेरे धर्म का। ये सोचकर भी वो अपसेट होते हैं। फिर वो दोबारा अपने ही विचार पे मनन करते हैं। मनन करने से उन्हें लगता है नहीं, अगर मैं एक स्त्री को ढूंढने आया हूँ तो मैं उसको स्त्रियों के बीच में ही ढूंढूंगा। मैं गौशाला में जाके तो एक स्त्री को नहीं ढूंढ सकता। ये कह के फिर वो अपने ही सेल्फ मोटिवेशन के लिए कहते हैं कि देखो, मैंने इतनी स्त्रियों को देखा, उनको इस अवस्था में देखा, लेकिन इससे भी मेरी कोई इच्छा, गलत इच्छा प्रबल नहीं हुई, या मेरा कुछ ऐसा गलत तरह के विकार या विचार मेरे मन में उत्पन्न नहीं हुए। तो उन्हें अपने ऊपर, अपने सेल्फ कंट्रोल पे वापस कॉन्फिडेंस आता है और वो कहते हैं इसमें मेरा कोई धर्म भंग नहीं हुआ या मैंने कोई अपने धर्म का नाश नहीं हुआ। इस विचार से ऊपर आते हैं। तब उन्हें फिर वो सीता को ढूंढते हैं, उन्हें फिर सीता नहीं मिलती। फिर उनके मन में दूसरी तरह के विचार आने लगते हैं। उन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि सीता अब है ही नहीं, सीता जीवित ही ना हो। आते हुए कहीं रावण ने ही तो उन्हें नहीं मार दिया, इतने बड़े समुद्र से पार होके इधर लाए, कहीं समुद्र में तो नहीं गिर गई, कहीं रावण ने तो उन्हें नहीं मार दिया, कहीं इतनी बड़ी बड़ी राक्षसियों, इतनी भयानक राक्षसियों को देखकर कहीं सीता ने तो अपना स्वयं अपने प्राण नहीं त्याग दिए। इस तरह के उनके जो नेगेटिव विचार हैं उनके मन में आ रहे हैं। लेकिन इस समय उनकी नेगेटिव विचार को कोई और दूर नहीं कर सकता, उन्हें खुद ही उस पर कंट्रोल करना है। वो खुद उस पर मनन करते हैं, फिर सोचते हैं और कहते हैं कि इस अगर ऐसा होगा तो मैं वापस कैसे जाऊंगा, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं जामवान को क्या जवाब दूंगा, मैं सुग्रीव को क्या बोलूंगा, वहां सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और
उन्होंने इतने अच्छे से पूरा अंतःपुर छाना कि कोई 4 उंगल की जगह भी उन्होंने नहीं छोड़ी। उनके मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, फिर वो उस पर कंट्रोल करते हैं। इस समय भी उनके पास कोई और चारा नहीं, वो खुद को सेल्फ मोटिवेशन मूड में लाते हैं और खुद को दोबारा से उनको अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, मुझे इस समय उत्साह को नहीं छोड़ना और मुझे सीता को नए सिरे से ढूंढना प्रारंभ करना है। तो अब वो अंतःपुर की उनकी खोज पूरी हो गई। अब हनुमान जी फिर एक नए विचार से फिर से बुद्धि का यूज करके वो सीता को ढूंढना आरंभ करें। थैंक यू। माय गॉड, आपके चेहरे से, आपकी वाणी से हमारी निगाहें हट नहीं रही थी और हमने आज हीरा ढूंढ लिया है इस स्वाध्याय। Thank you so much. Honestly, I'm telling you, we've managed to locate a Hira amongst everyone. It was so beautiful the way you were rendering the whole thing. बिल्कुल एक मैजिकल फ्लो में, और बिल्कुल जो जो पॉइंट उठाने थे, जो जो तुम्हें कन्वे करना था ना, बगैर पढ़े भी वो अगर तुम्हें सुन लेगा, तुम्हें देख लेगा, तो वो समझ जाएगा। क्यों वंदना दी, मैं ठीक बोल रही हूँ या नहीं? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मैं बताऊं, मैं कुछ बोलूंगी। अभी बोलना सपना जी, मैं कुछ बोलूंगी। अभी ले रही हूँ तुम्हें भी, क्योंकि तुम्हें नहीं दिलवाया है हमें। सेशन के शुरू में बोला था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुमसे बोला था तुम हमसे बेटर करोगी, एंड यू प्रूवन दैट। थैंक यू। एंड यू मच अहेड देन व्हाट वी आर डूइंग, यू नो। जिस तरह से आपने आज सेशन लिया, ऐसा लग ही नहीं रहा कि यू आर नॉट अ प्रो। बिल्कुल नहीं लगा, मतलब 1%, एंड इट यू जस्ट फ्लू, यू नो, जस्ट हाँ भी बह चल रहे हो, और हम भी आपके साथ बह रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, हम भी इमेजिन कर रहे हैं नीलम लगे हुए चेयर्स, नीलम लगे हुए, मोती लगे हुए आपके दरवाजे, एंड हाउ हनुमान जी इज थिंकिंग, ओ माय गॉड, कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये तो लगता ही नहीं किसी रावण राक्षस की जगह है, और समथिंग लाइक दैट, यू नो। आई कुड इजीली फील दैट, यू नो, कि हाँ हनुमान जी ऐसे सोच रहे हैं, मैं कहाँ पहुंच गया, ये तो कोई गलत जगह है ही नहीं, यहाँ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, यहाँ तो सब इतना अच्छा, सब समृद्धि है, सब लंका में कितने खुशहाली है, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, यू नो, दैट भाव आई कुड मेक आउट, यू नो। So Ashima, Neelam, we have another profession outlined for you of an मैं orator. ये बोल रही हूँ कि नीलम ने अपने बारे में कई चीजें नहीं बताई। नीलम एक पेंटर है बहुत अच्छी, और नीलम के घर में जो इनके फादर इन लॉ थे, उनकी यूट्यूब पे पूरी गीता है, आप लोग सुन सकते हैं उनको। तो ये एक ऐसे परिवार की सदस्य हैं जहाँ पर कि ये सारी चीजें नेचुरल हैं। तो इसीलिए जैसे नीलम ने बोला, तो मैं बड़ी खुश हो गई, बहुत अच्छा है। तो नीलम, जब आपने रजस तमस और सत्व शुरू करा था ना, तब मुझे लग रहा था कि आपकी बैकग्राउंड है, आपकी वो ट्रेनिंग हुई है, यू नो व्हाट टू पिक अप, बिकॉज वो ट्रेन्ड माइंड होता है ना। एंड ट्रेंड ये नहीं कि सिर्फ क्लासेस अटेंड करना, जब आप उससे एक्सपोज होते हो उस नॉलेज से, तो आप समझ जाते हो कि क्या पिक करना है, क्या छोड़ना है। आई कुड सी इट, and you have definitely a beautiful fine Ashima. Thank you for introducing her to this one. थैंक यू आशिमा। मैं भी आशिमा को थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैं जुड़ी, से मुझे कहा तू अच्छा लगेगा, तुझे एंजॉय करेगी। एंड थैंक यू आशिमा, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ ये आपका सब सेशन, बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। नहीं अच्छा, अब मेरे को लग रहा है मैं भी टाइम निकाल, मेरे को बड़े दिन हो गए सेशन करे हुए, अब मैं भी सेशन करूंगी, टाइम निकालूंगी। अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, सुन रही हूँ। तुम शादी कर लो ना, शादी के बाद कर लेना, शादी बेटे की हो जाए ना, उसके बाद से कर लेना आशिमा, अपने आप को समय दे दो। हाँ, 1-1.5 महीना और दे दो, बहू को ले आओ अच्छे से। हाँ, नेचुरली बहू आ जाए, 1-1.5 महीना कर लो। तुम्ही लोगों को तो आगे लेके जाना है, वंदना दी और हमने तो प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया, अगले हफ्ते का तो किसी को लेना पड़ेगा, और अपने लोगों को और जोड़ना है। ये सिर्फ अगले हफ्ते का आई कांट टेक, पारुल है। बट बहुत पहले अपन 5 मिनट निकाल के पहले हम इसको सिनॉप्सिस, किसी और को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है, पारुल को राइटिंग समथिंग इन द चैट बॉक्स।
पारुल तो हैज रिटन के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अमेजिंग आउटस्टैंडिंग जो हम सब बोली रहे हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे हम कहते हैं रावण के 10 सिर थे, 10 सिर एक्चुअल में नहीं थे, उसके 10 सिर जितनी बुद्धि थी। वो बहुत बड़ा महाज्ञानी, महापंडित और वास्तु शास्त्र का ज्ञाता था, बहुत बड़ा। तो कहते हैं सोने की लंका कैसे बनी? सोने की लंका उन्होंने एक्चुअली में शिव जी के लिए बनाई थी ये। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान जी को अपने लंका में ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने बनाया सोने का दरबार, तो उन्होंने ये कहा कि आपको क्या चाहिए? शिव जी ने पूछा रावण से कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोलता कि मुझे तो सोने की लंका दे दो, तो ये सोने का ही सारा कुछ दे दो जो आपका भवन बना है। तो शिव जी बोलते हैं हाँ ठीक है ले लो। तो वो सोचता है कि शायद मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि शिव जी इसमें बैठ के लंका चले जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि शिव जी आप भी बैठो भवन में और मैं तब आपको लंका लेके कल सोने की लंका सुनने में आता है बीच बीच में। बिल्कुल। अच्छा, जो मैं पॉइंट्स रेज करना चाहती थी आशिमा, एक सेकंड में वो कर लूं। जैसे कि हमें जो विवरण मिलता है ना, जो टेलीविजन सीरियल्स को देख के या फिल्म्स में, इट इज डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू व्हाट इज एक्चुअली। और अगर हम रामचरितमानस का भी अध्ययन करते हैं, उसमें भी ये सब विवरण नहीं आता जो वाल्मीकि रामायण में आया। वाल्मीकि रामायण में रामचरितमानस में तो रावण को टोटली कंप्लीटली नेगेटिव कैरेक्टर बता के और किस तरीके से राम धर्म को अपहोल्ड करने के लिए रावण का वध करते हैं, तो रावण को सारा कैरेक्टराइज उस तरह से किया गया है। पर वाल्मीकि जी ने रावण, क्योंकि हमें भी यही बताया गया कि ऋषि पुत्र है रावण, ब्राह्मणों का वो है, देवता है रावण। रावण में सारी डिवाइन क्वालिटीज हैं, डिवाइन एट्रीब्यूट्स हैं, सब कुछ है, परंतु जो उसका अहंकार है, जो उसका मैंपन है, वो उसको इस कदर उस पर हावी हो जाता है कि वो सब कुछ उसके बाकी सारी क्वालिटीज के ऊपर वो हावी हो जाता है इस वजह से। अब जो वाल्मीकि रामायण में डिस्क्राइब करा है लंका को, तो इसने बहुत ही सुंदर विवरण बताया है। पर जो जो माननीय जो इन्होंने भी जिक्र करा था कि स्वाध्याय वहां पे भी निरंतर होता रहता है, वहां पे भी। क्योंकि अगर आप लोगों को सुनना हो तो एक टॉक मैंने दी थी जिसमें ये कहा बताया था कि कैसे राक्षस भी एक स्पीशीज ही है। राक्षस भी मनुष्यों में से ही अलग अलग क्वालिटीज जिसके हिसाब से जो होती है, तो वानर भी और राक्षस भी और अलग अलग तरीके के सब लोगों को बन के ही ये पूरी स्पीशीज बनी है। तो ये जो राक्षस जाति है इनमें भी अच्छे भी हैं। विभीषण भी तो राक्षस ही है ना। इसी तरीके से सिर्फ विभीषण ही नहीं परंतु बहुत सारे और राक्षस थे जो वहां पे धर्म का परायण करते थे, धर्मोचित काम करते थे, सारे वही काम करते थे जो नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स भी करते हैं। परंतु होता क्या है कि जब आपका सर्वस्व, जब आपका राजा, जब आपके जो लीडर है, अगर वो किसी चीज में एम्ब्रॉयड हो जाता है तो पूरी प्रजा, जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है ना। हाँ बिल्कुल। तो जैसे वैसे पूरी की पूरी प्रजा उसमें शामिल हो गई। तो ये स्वाध्याय का पॉइंट बहुत बहुत था जो वेदों का निरंतर वहां पे अध्ययन होता था। एंड सेकेंड बात जो नीलम ने भी टच करी थी, जो 4 दांतों वाले हाथी हैं या ये जो घोड़े हैं ना, ये हमें ये जो अंग्रेज कराते हैं ना, दे कीप टेलिंग अस आर्यन इन्वेजन थ्योरी एंड दे कीप सेइंग इंडिया डिड नॉट हैव हॉर्सेस नहीं मिले, यहाँ पे रथ नहीं मिले। और ये लोग हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी बोल देते हैं और हमारे शास्त्रों में हर जगह विवरण है घोड़ों का, रथों का, और इतना सुंदर विवरण। एंड दे उसको कंप्लीट कर देते हैं ये लोग, घोड़ों को, रथों को। और ये जो 4 दांतों वाले हाथी है, तो दे आर फाइंडिंग, साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट एंड दे हैव आइडेंटिफाइड at least a period of before 14,000 years, 14-15 हजार वर्ष पहले जब ये था, तो उस तरीके के इन्हें अवशेष मिले हैं। और जबकि ये ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट जो हैं और ये वेस्टर्न हिस्टोरियंस पूरे भारत की हिस्ट्री को 2-2.5 हजार साल में सीमित कर देना चाहते हैं। ये लोग तो कहते हैं क्रिश्चियनिटी हुई उसके बाद ही सब कुछ है भारत में, भारत कुछ था ही नहीं उससे पहले। तो हमारे जो शास्त्र है उसको निगेट करते हैं, इसीलिए हमारे शास्त्र को इन्होंने माइथोलॉजी बता दिया। तो ये 2-3 पॉइंट मैं बताना चाह रही थी। अदरवाइज नीलम हैज कवर्ड इट ब्यूटिफुली। और फिर भी आप लोग सबसे आग्रह रहेगा, खुद पढ़िए। नीलम या मैं या वन्नदी या पारुल, कोई भी, हम कितना बोल पाएंगे, जितना सुंदर विवरण है, यू नो, लाइक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल।
so beautifully, and I could see the passion. I could see the passion in Neelam's eyes while narrating it. I could see that joy of that the feeling of कि हम blessed हैं कि हम पहली बार को ये पढ़ पाए, और हम blessed हैं कि हम ये share कर पा रहे हैं. वही भाव आता है, और कुछ भाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने ही ग्रंथों से वंचित हो गए हैं, हम अपने ही शास्त्रों से इतने दूर चले गए हैं. और हम लकी हैं जो हम लोग थोड़े से लोग यहाँ पे हैं, या जो लोग सुनेंगे, क्योंकि हमारी एज ग्रुप की भी लेडीज नहीं जुड़ना चाहती इससे, कोई भी नहीं. And they keep saying that it's so old fashioned, it's so outdated. ये जो यूरोपियन colonialism का जो देन है हमको, यूरोपियन सुपीरियोरिटी कि जो कुछ है वो वही है, हमें उनको ही एम्यूलेट करना है, वही हमारे आइडियल्स हैं, और जो सब कुछ सुपरस्टिशियस, ओल्ड फैशन्ड, आउटडेटेड, वो यहाँ पे है. तो उससे तो हमें हटना है, वो रिग्रेसिव है. इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है जो यूके ने हमारे ऊपर विजिटिंग का, ट्रैवलिंग का लगाया था, एंड दे सेड कि ये जो सर्टिफिकेशन है या हमारा कोविन ऐप है ये बेकार है, दे डोंट ट्रस्ट इट. तो हमारी सरकार ने भी उल्टा बैन लगा दिया कि अब आप कोई भी लंदन से, यूके से ट्रैवल करोगे तो 10 या 15 दिन का क्वारंटाइन इज कंपलसरी. तो बेचारे मचल गए, क्योंकि उनको इस चीज का कॉम्प्लेक्स है कि हमसे इंफीरियर लोग हमसे बढ़िया ऐप कैसे बना सकते हैं, कैसे बना. हाँ, हम इसको मानते ही नहीं, ये है ही नहीं. तो बोले आप मानो या नहीं मानो, हमारा WHO से सर्टिफाइड है, अब आपके ऊपर एम्बार्गो है, बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन. अब मेरे बच्चे अमेरिका में, आई हैव सीन द वे दे आर गिविंग द वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट. जैसे हमारे पुराने डेट ऑफ बर्थ का पेपर नहीं होता था, ब्लॉटिंग पेपर टाइप, इतना सा पेपर है, बिलीव मी, 5 इंचेस बाय 2.5 इंच का पेपर है, जिसपे लिखा है योर फर्स्ट जैब हैज बीन गिवन, फाइजर फर्स्ट जैब, नेम ध्रुव गुप्ता, ये उनका उनका कोड है, और वैक्सीनेशन नंबर. हाँ, बस इतना लिखा हुआ है. एंड आई टोल्ड माय सन दैट आई हैव एवरीथिंग इन माय फोन, सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट, एवरीथिंग. ही वाज शॉक्ड, कह रहे मॉम यहाँ कुछ ऐसा नहीं है. ये मेरे को छोटी सी पर्ची मैं अपने वॉलेट में डाल के रखता हूँ टू शो पीपल. दे आर नॉट इवन अलाउड फॉर अ स्कैन कॉपी. अब हमने अपने डिजिटल लॉकर में रख रखा है, हमने कोविन ऐप से डाउनलोड करके भी रख रखा है कि हम दिखा सकते हैं दैट वी आर वैक्सीनेटेड. सो दिस इज हाउ दे हैव कि दे वी आर सुपीरियर. तो हमसे बढ़िया कैसे हो सकते हो, यू आर अ थर्ड ग्रेड कंट्री, तो हमसे कैसे अच्छे हो सकते हो. तो हर चीज में हमको दबाने की कोशिश करी गई है. टुडे वी आर ट्राइंग टू फॉरगेट ऑल दैट कि भाई जो भी दबाया, लेकिन हम जो हैं, लेकिन उसमें भी जब वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट और आवर हेल्थ अथॉरिटीज बिल्ड अप सच अ नाइस ऐप कि जिससे हम वी फील प्राउड. क्योंकि आप ये देखो, कोई पूरी दुनिया में जितना टेक है, जितने इंजीनियर्स हैं, दे ऑल इंडियंस. डॉक्टर्स, 70% ऑफ द US डॉक्टर्स आर इंडियन. दिस इज मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये अगर हम गूगल करेंगे तो 70% से भी ऊपर ही मिलेंगे. एशियंस कह लो बेसिकली. तो और इस ऐप के चक्कर में बहुत इन्होंने हल्ला किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कहीं टिट फॉर टैट तो हुआ. एटलीस्ट हमने शुरू कर दिया ऐसा करना, हमने शुरू कर दिया. अब हम ऐसे मान के नहीं बैठ जाते कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे, अब हम वापस जवाब देते हैं उनको. नहीं, हमारे में से भी 90% लोग ऐसे होंगे, हाँ लंदन वालों ने कह दिया तो हो सकता है हमारी ऐप सही नहीं. सो वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट कि हम ठीक है, मैं भी इंग्लिश में बहुत बात करती हूँ, मेरी एक स्पोकन लैंग्वेज हो गई है, बट हमें अपने कल्चर का The thing is, what has happened is ये जो inferiority का complex है, ये हम वो तो भर ही गए थे, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने और ज्यादा भर दिया है. अब वो इतना स्ट्रांग हो चुका है, हम लोग अपने आप को उसी चश्मे से देखते हैं, हम उन्हीं की आंखों से, उन्हीं के चश्मे से अपने आप को देखते हैं. जब तक हम ये गेज नहीं बदलेंगे और जब तक हम उन आइडियल्स पे चलेंगे नहीं, हमारे बच्चे इससे नहीं निकलेंगे. और बच्चे कभी शब्दों से नहीं निकलते. बच्चे जो घर में देखते हैं, जो आप एक लाइफ जो लीड करोगे वो उसी से सीखेंगे. बच्चे एम्यूलेट करते हैं, आपके शब्दों का कोई मोल नहीं है. बिल्कुल, यू कैन से व्हाटएवर. तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग अबाउट देवदीति फाउंडेशन का ये जो अहम, जितने मर्जी जुड़े,
Even if a few, even a handful can create a revolution. So this revolution, Devditi Foundation is extremely proud to have conceived and to we have carried it, कि हम इस लायक भगवान की कृपा से बने कि हम एक ग्रंथ कर पाए, क्योंकि ये हमारा इतिहास है. ये लोग कहते हैं कि तुम तो थे ही नहीं आके, तुम तो बाहर से आए हो. This is what they're trying to do. Why do they say it? They say तुम खुद बाहर से आए और तुमने इनको रूल करा, तो हम तुम्हें रूल कर सकते हैं. दिस इज द फिलॉसफी जो आर्यन द्रविडियन डिवाइड करके कि तुमने उनको बाहर उधर भगाया, तुम कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं. एंड दे नेगेट आवर एंटायर हिस्ट्री. और हमारी ये जो है रामायण और महाभारत, यू वुड बी शॉक्ड if once we start doing the Mahabharata, eyes go like this, oh my God. और इन लोगों ने सिस्टमैटिकली हमें दूर करा दोनों से, माइथोलॉजीज को बोल के, रामायण को और महाभारत को, कि युद्ध हो जाएगा आप ही के घर में. ये सब घर में नहीं रखते. महाभारत को तो बोल देते हैं. नहीं रखते. एंड दिस ऑल द मिशनरीज, द कन्वर्जन पीपल हु वांटेड टू डू, बिकॉज अगर आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं पता तो आप उनकी सुपर इम्पोज आइडेंटिटी ओढ़ लोगे ना. अब यूरोपियन सुपीरियोरिटी इन्होंने बताया टिल 1830 1850 इनकी सिटीज में कुछ नहीं था, गंदगी थी. यूरोप में, पेरिस में, आप कहीं भी देख लो, कहीं भी इंग्लैंड के सिटीज में देख लो, एंड ये सारा बना ही कॉलोनीज की वेल्थ के ऊपर है. फ्रॉम एशिया, फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका. दिस इज व्हाट दे हैव डन. वो सुपीरियोरिटी. फिर और 19th सेंचुरी तक इंडिया बहुत अच्छा था. सडनली क्या हुआ कि सारा लिटरेचर बदल दिया और इंडिया बहुत खराब हो गया. उससे पहले तो अगर आप इंडोलॉजी की बुक्स पढ़ोगे, सब जगह उन्होंने एक्सटोल करा है, संस्कृत हो और विलियम जोन्स का अगर कुछ पढ़ते हो तो किस कदर उन्होंने यहाँ की सभ्यता संस्कृति को इतना हाईलाइट और फिर एकदम नीचे, बिकॉज एजेंडा बदलना था ना. एजेंडा बदल के तो उन्होंने कर दिया. और हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम ने बहुत खराब करा. एनीवे, और लोग हम लोग भी ना आजाद हो गए, लेकिन हम इस फील्ड से आजाद नहीं हुए, हम अंग्रेजी से आजाद नहीं हुए. जिसको जितनी अच्छी इंग्लिश आती है, मतलब वो उतना पढ़ा लिखा है, ऐसा कुछ नहीं था. मतलब आप देखिए गवर्नमेंट स्कूलों के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकल रहे हैं जिनको बहुत नॉलेज है, लेकिन उनको क्या हो रहा है कि हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मतलब ये है ही नहीं, यूजलेस है. इसका कोई मतलब इंग्लिश से नॉलेज को जज कर रहे हैं, जो कि एक लैंग्वेज है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है. लेकिन धीरे 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 एक यही चीज सबके दिमाग में डाल दिए, तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, ये तो बहुत उसी चीज को बीच में ले आए, बस हर चीज को. हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ ना जो संस्कृत जिसको आती थी उसे विद्वान कहते थे, और वो आज भी 100% ट्रूथ है कि जिसको संस्कृत आती है वो रियल सेंस में ही इज ए विद्वान, क्योंकि उसको लैंग्वेज इतनी ज्यादा, वो कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स और उसके अंदर इतना कुछ है कि उसको समझना में मतलब बहुत ही ज्यादा बचपन से आप उससे ग्रूम होते हो, एंड इट टेक्स इयर्स, और मेरे ख्याल से पूरे लाइफ टाइम में भी आप उसको नहीं सीख पाते. तो वो विद्वान मैं उसको ही मानती हूँ जिसको संस्कृत आती है. और हम लोगों की जो मुहिम है ना नीलम, हम लोगों की मुहिम है हिंदी में. अपने हिंदी को और जितना संस्कृताइज्ड हिंदी करते जाएंगे, वापस संस्कृत नॉर्मल बोलचाल में आना अभी तो डिफिकल्ट लगता है. हो सकता है 50 साल बाद, अगर सब लोग काम करते रहे, हो सकता है 100 साल बाद हो सकता है आ जाए. तब तक हम कम से कम पढ़े, कम से कम अपने ग्रंथों का हिंदी अनुवाद ही पढ़े. हिंदी अनुवाद करके ना, हिंदी अनुवाद करके आप संस्कृत को जब आप पढ़ोगे ना, मैं कैसे करती हूँ, मेरी टीचर ने सिखाया था, हिंदी का पहले पढ़ लो अनुवाद, फिर संस्कृत को श्लोक को मीटर में चैंट करो और आपको सब खुल जाता है. इट ओपन्स अप बिकॉज द वर्ड्स इटसेल्फ ओपन्स अप, क्योंकि उसका अनुवाद नीचे है एंड बहुत क्लोजली लिंक्ड है. तो अगर आप लोग चाहो तो मैं एक वर्ड्स का चैंट कर देती हूँ, तो सबको मीटर पता लग जाएगा, है ना, सबको मीटर पता लग जाएगा. उन मीटर पे अब इसमें 2 तरीके के वर्सेस हैं. एक तो नॉर्मल जो 2 लाइन में आते हैं, जो आधे आधे, और एक है जो 4 लाइनों में आते हैं, है ना. अगर आपने नोटिस करा हो, आपने जो करा होगा, मैं सिर्फ अभी वो 2 लाइन वाला कर रही हूँ. एक वर्स कर देती हूँ. अच्छा, मैं ऐसा करूंगी, मैं बाद में इसको व्हाट्सएप पे चैंट करके डाल दूंगी. लेट्स नॉट यूज द टाइम, है ना. तो व्हाट्सएप पे सब लोग अब सुन लिए ना, एक बार वो चैंटिंग, जैसे पारुल तो सिंगर है, एक बार चैंटिंग आपकी यहाँ पे बैठ जाती है ना, तो जब भी आप वो वर्ड्स करोगे आप उसी मीटर में करोगे, और जब आप उस मीटर में उस मंत्र को पढ़ोगे तो वो, अगर आपने हिंदी पढ़ रखा हो तो वो खुल जाएगा, वो मीनिंग क्लियर हो जाएगा, and you will start loving this language. और जैसे पढ़ी तो हमने संस्कृत भी हुई है, कम पढ़ी है, मतलब 10th तक संस्कृत में. I was in Kenya, I grew up in Nairobi.
मैंने तो 12th तक करी है संस्कृत। तो फिर वरना आप तो संस्कृत के श्लोक जरूर पढ़ो। आप जब वो संस्कृत के श्लोक उस मीटर में करोगी ना, वो खुल जाएगा आपके लिए। फिर आपको इसका भी सहारा लेने की जरूरत वाद के लिए। और जब एक बार संस्कृत खुलने लग जाता है ना, इट्स अ बिग लीप फॉरवर्ड, जो देयर इज सो मच। तो मैं एक बार चैंट करके उसको ढंग से करके फिर डाल दूंगी उसके ऊपर। अब किसी और को कुछ कहना है, बताइए। Anybody else has to say anything? आशिमा, वीना, अगर वीना जी आप भी जुड़े हो, आप कुछ कहना चाहते हो आज के सेशन के बारे में? पारुल, तुम्हें कुछ और कहना है? अच्छा, ठीक है। मैं नीलम को थैंक यू करना चाह रही हूँ। नीलम ने बहुत अच्छा वो किया है और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि वो हमारे इससे जुड़ गई है। थैंक यू सो मच। मैं जुड़ी तो पहले से हुई हूँ। तुमने बहुत सुंदर तरह से डिस्क्राइब किया एंड आई रियली लाइक्ड इट। एक्चुअली मुझे पढ़ने में ही बहुत अच्छा लगा। पहले ये था कि जैसे 3-4 सर्ग करेंगे, लेकिन ऐसा लगा कि अगर मैं रुक जाऊंगी तो वो फ्लो रुक जाएगा और दोबारा से वही, इसीलिए मैंने इतने सारे सर्ग कवर किए कि अब अगला जो है वो डिफरेंट स्टोरी लाइन पे शुरू होगा। तो इस तरह के सर्ग एक ही साथ कंप्लीट करके उसका फ्लो ना रुके, इसलिए मैंने इतने सारे छोटे छोटे सर्ग थे, तो मैंने कहा इनको कंप्लीट ही करती हूँ। और मुझे खुद ही ताज्जुब हुआ जब मैंने पढ़ा। तो एक्चुअली मेरा खुद को, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लंका को इतना सुंदर, और जैसे कि अभी आशिमा ने बोला वो रावण वास्तु एक्सपर्ट था, तो उन्होंने घरों का व्याख्यान जो किया उसमें उन्होंने अलग अलग, अभी मैंने इतना सब कवर नहीं किया, तो अलग अलग तरह के घर दिखाए हैं जो वास्तु के हिसाब से, किसी को पुत्र चाहिए तो उस तरह का घर, किसी को ऐश्वर्य, तो जो वास्तु का उन्होंने एक्सप्लेनेशन इन लंका में घर वास्तु के अकॉर्डिंग बने हुए घर बताए हैं उन्होंने इसके अंदर। Okay, Vandana, you may leave. Yeah, if you want to leave, I'm here. Okay, you may leave. अच्छा वीना, आप कुछ कहना चाहती हो? मैं बताना चाहती हूँ कि आज का पूरा सेशन ही बहुत सुंदर था, बहुत नॉलेजेबल था। हम भी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम पार्थसारथी की गीता पढ़ते हैं और भागवतम भी करते हैं। मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि मैं संस्कृत कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगी, लेकिन अब हम पढ़ते हैं तो इतनी इजीली पढ़ लेते हैं। सारे श्लोकास बहुत ही सुंदर है, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम समझते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, पूरी तरह से बहुत सेशन आज अच्छा लगा है। वेरी नाइस टू जॉइन यू ऑल। वेल सेड वीना जी, बहुत अपने अच्छा बोला। और इतना मुश्किल है नहीं। नीलम भी थोड़ा सा घबरा रही थी जब फर्स्ट टाइम तो हर कोई घबराता ही है, देखिए इट्स वेरी नेचुरल, लेकिन अपने आप को ओपन करें, आप स्टार्ट करें तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी। Well said, well said. And Neelam, and at times what happens is there comes a point in life when something happens to us at probably a later point, but then it seems so natural as though we were born for it. So you're one of those people, oration comes very naturally to you. I really suggest, highly suggest you get into this और अध्ययन करो, और आप और करो। और आपके तो फादर इन लॉ को बता रहे थे कि वो गीता के वो करते रहे, तो आप में भी वही है, आप भी करोगे, आप भी वहीं पहुंचोगे, आप भी शुरू करो। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो इन्हीं शब्दों के करके हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। और अगला कौन लेना चाहेगा, क्योंकि अगला वंदना दी नहीं ले सकती, तो व्हाट्सएप पे एक बार डिस्कस कर लेंगे, है ना। नीलम अगर आप ले सको, पारुल अगर तुम ले सको, या कोई और, आशिमा तो अभी नहीं ले पाएगी। पारुल और नीलम में से दोनों को डिसाइड करना है कौन लेगा, है ना। ठीक है, मैं ले सकती हूँ, ऐसा कोई नहीं। अगर पारुल जी नहीं लेंगी तो मैं ले लूंगी। चलिए ठीक है, फिर व्हाट्सएप पे अब हमारे पास 2 लोग हो गए। नहीं, मैं भी ना थोड़ा बिजी रहूंगी, तो फिर नीलम ले लेंगी। हाँ ठीक है, परफेक्ट। तो हमने नीलम को रोप इन कर लिया है, नॉट फॉर टुडे सेशन बट इवन फॉर द नेक्स्ट सेशन, है ना। सो ओके, विद दिस ब्यूटीफुल सेशन अब हम कंक्लूड करेंगे आज की अपनी यात्रा। और फिर हम एक बार नीलम शर्मा को धन्यवाद कहेंगे कि बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने आज की सिनॉप्सिस करी। सुंदर कांड वाल्मीकि रामायण के सर्ग 3 से लेकर सर्ग 12 को उन्होंने कवर करा, और उन्होंने अपनी वाणी द्वारा वो चित्र हमारे सामने खींच दिया। लंका क्या थी, हनुमान जी कहाँ थे, हनुमान जी कैसे अंदर प्रवेश करे और कैसे अंदर अंदर जाते गए, और उन्होंने वहां पे क्या क्या देखा और क्या क्या महसूस करा,
और किस तरीके से सीता की खोज में वो लगे हैं, और सीता उन्हें अभी मिली नहीं है। अब सीता की खोज के अगले चरण को हमें नीलम ही समझाएंगी, और तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। और हम आप सबों से ये गुजारिश है कि 12 सर्ग, अगर पहली बात तो अगर आप लोगों ने इसका अध्ययन स्वयं नहीं करा तो जरूर करिए, क्योंकि कोई भी पूरे शब्दों में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा जो वाल्मीकि जी ने इतनी सुंदरता से लिखा है, इतनी सुंदरता से विवरण किया है, तभी उनको महाकवि कहते हैं। और रामायण और महाभारत जैसा काव्य हो नहीं सकता। और उसके बाद 12 सर्ग ऑनवर्ड्स कहाँ तक नीलम करेंगी वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे बता देंगी। आप लोग अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहें तो यूट्यूब पे अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं, हम लोग आपको जोड़ लेंगे। और ये वाला जो वीडियो होगा उसको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें सहयोग दें अपने ही देश की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस मुहिम में जरूर जुड़िए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ वाणी को। अगेन थैंकिंग नीलम वंस अगेन। थैंक यू। बाय बाय।